खूबसूरत एक वॉइस ओवर होती है जहाँ में बताया जाता है कि कुछ अनजाने क्रिएचर जमीन के नीचे के स्विंग होल से बाहर आकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं और उन पर किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल नाकाम है। नेदरलैंड कोलोराडो में यह हमला बड़े पैमाने पर किया गया है, पर 8000 फीट से ऊंचाई वाली जगह अभी भी इनके हमले से बचे हुए हैं, इसलिए सभी लोगों को 8000 फीट से ऊंची जगह पर जाने की सलाह दी जा रही है। फिर भी कहानी अब 3 साल आगे बढ़ती है। जगह है रॉकी माउंटेन्स कोलोराडो और ऊंचाई है 7740 फीट यानी कि 260 फीट लाइफलाइन से नीचे। यह हमें इस बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम हंटर है। वो इस पहाड़ी पर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश करता है, पर तभी हंटर को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो वापस अपने घर की ओर भागने लगता है। पर तभी हंटर को महसूस होता है कि कोई चीज तेजी से उसकी ओर आ रही है। बचाने के लिए हंटर भागा जितना तेजी से वो भाग सकता था और ठीक वक्त तक उस रीपर के हमला करने से पहले वो अपनी सेफ लाइन को क्रॉस कर गया। जान तो उसकी बच गई थी, लेकिन अभी बात उसके डैड को भी पता चल गई थी कि वो नीचे गया था, जो सुनकर उसके डैड बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उसके डैड ने उसे समझाया कि नीचे जाना बिल्कुल सेफ नहीं। देखो हमें भागने में भी मसला होता है। यहाँ हमें पता चला कि हंटर को सांस लेने में तकलीफ होती थी और वो हर वक्त फिल्टर्स के सहारे जीता था। हंटर ने अपने डैड को एक्सप्लेन किया, रस्मे और लोगों को ढूंढना चाहता था। जवाब में उसके डैड कहते हैं, देखो हंटर, मैं तुम्हारी मॉम को खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। खैर अगले सीन में हमें विल और कैटी को दिखाया जाता है, जो कि बिल की वाइफ जिसका नाम तारा था उसकी बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर विल से बताता है कि हंटर आज लाइन क्रॉस करके अल्फा फायर रोड देखने के लिए गया था और ये वही जगह थी जहाँ हंटर ने आखिरी बार अपनी मॉम को देखा था। कैटी यहाँ पर बिल को समझाती है कि देखो हंटर, इस पूरे इलाके में एक अकेला बच्चा है, तुम उसे कितने भी समझाने की कोशिश करो वो बाहर जाएगा ही, क्योंकि ये पहाड़ उसके लिए किसी जेल की तरह है। लेकिन विल उससे कहता है कि हम हमले के 3 साल बाद भी जिंदा हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और हंटर को भी ये समझना होगा। इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर नीना को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गन से एक शील्ड पर फायर कर रही होती है जिस पर उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। दरअसल ये शील्ड उन्हीं क्रीचर में से एक की खाल का टुकड़ा था, लेकिन ये नीना के हाथ कैसे लगा इस बारे में हम आगे जानेंगे। अब उसी रात हंटर का ऑक्सीजन फिल्टर खराब हो जाता है जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन विल जल्दी से आकर वो फिल्टर बदलकर हंटर की जान बचा लेता है। अब ये सब देखकर विल काफी टेंशन में आ गया था, इसलिए वो मैप खोलकर वेल्डर की जगह देखता है और विल वहां जाने के बारे में सोच रहा था। खैर अब अगले दिन जब हंटर का बर्थडे था तब विल उससे बताता है, क्योंकि तुम्हारे सारे फिल्टर खराब हो रहे हैं इसीलिए मुझे जाना होगा। लेकिन हंटर अपने फादर को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि ऐसे ही उसकी माँ भी गई थी और कभी वापस नहीं आई। लेकिन विल उससे प्रॉमिस करता है कि बेटा मैं जरूर वापस लौटूंगा। उसी रात विल नीना के पास जाता है और उसे हंटर के बारे में बताता है, जिस वजह से वो कल वोल्डर के लिए निकलने वाला है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन नीना उसे समझाती है, वो कहती है कि ये नामुमकिन है, तुम उन क्रीचर का सामना नहीं कर सकते, तुम जल्द ही मारे जाओगे। जिस पर नीना उसे कहती है कि मैं सारे मैप्स और रास्तों को जानती हूँ और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो कि तुम्हें हमेशा 8000 फीट की ऊंचाई पर रख सके और 8000 फीट से थोड़ा नीचे जाने पर तुम जैसे ही अपनी सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करोगे वो तुम्हें तुरंत ही ढूंढ लेंगे। पर विल अपना इरादा नहीं बदलता। इधर नीना को एक ट्रैकर पर काम करते दिखाया जाता है। दूसरा दिन विल का साथ देने उसकी दोस्त कैटी भी आ जाती है और विल के माना करने के बावजूद उसके साथ जाने की तैयारी करने लगती है, क्योंकि कैटी के अनुसार उन्हें इवेंचुअली उनसे एक दिन मुकाबला तो करना ही पड़ेगा, तो आज क्यों नहीं। रास्ते में उन्हें नीना भी मिलती है जो कैटी को पूछती है कि तुम उसका मुकाबला कैसे करोगी, क्योंकि ये गोलियां तो उन पर बेकार है, शायद हम सब वहाँ मरने वाले हैं। यहाँ नीना हम वर्ड का यूज करती है, इसका मतलब वो भी विल के इस मिशन पर उसका साथ देने जाने वाले थे। यहाँ वो लोग इसकी एरिया को इस्तेमाल करके क्रिएचर के मोस्ट हंटेड एरिया को पार करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ रास्ते में नीना अपने ट्रैकर के बारे में बताते हैं कि यह उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करता है, क्योंकि यह रिपर्स बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो इस अर्थ पर किसी भी एनिमल से सबसे ज्यादा है। यहाँ नीचे की ओर बढ़ने पर रास्ते में उन्हें घोड़ों का एक विशाल झुंड दिखाई देता है, जिससे हम व्यूअर्स को यह तो समझ आ गया था कि ये रिपर्स बस इंसानों का शिकार करते हैं। जल्द ही ये तीनों इसकी एरिया पहुँच जाते हैं, जिसकी ऊंचाई है 7620 फीट। यहाँ विल बताता है कि ऊंची वाली चोटी 8000 फीट से ऊपर है, इसके के जरिए लंबा रास्ता आसानी से तय कर सकते हैं। पर तभी नीना का ट्रैकर उसे सिग्नल देता है कि एक रिपर उनकी ओर आ रहा है। जंगल में इन तीनों को रिपर्स के हेड पर चमकने वाला लाइट भी नजर आने लगता है। यहाँ से ये लोग लाइफलाइन की ओर भागते हैं। कैटी रिपर्स पर कई हमले करती है और यह सभी हमले रिपर्स के गुस्से को और बढ़ा देते हैं। यहाँ ये लोग स्की की मदद से उस लाइन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, पर वो रिपर्स स्की को डिलाइन कर देता है। पर किसी तरह ये तीनों वहाँ से 8000 फीट की लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं और रिपर्स
बस उसी लाइन के सामने मंडराने लगता है। रात वो लोग इस रिजॉर्ट में बिताने का डिसाइड करते हैं। यह नीना उन्हें बताती है कि पिछले 3 सालों की रिसर्च से उसे यह तो समझ आ गया है कि यह कोई प्रेडेटर्स नहीं है, क्योंकि प्रेडेटर्स खाने के लिए मारते हैं, पर रेपर्स मारने के लिए मारते हैं। ये सभी रिपर्स अचानक से बाहर आए और 95% आबादी एक ही महीने में खत्म कर डाले, वो भी बिना रुके। वो लोगों को मार कर खाते नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो उन्हें चार्ज करता है और उन्हें पावर दे रहा है। यहाँ रात में विल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि तारा असल में नीना के साथ काम करती थी, पर विल तारा को बोल्डर के लैब में जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि विल ये समझता था कि नीना वर्ल्ड के पहले रिपर्स को मारकर अपना नाम कमाना चाहती है। पर तारा की सोच इस दुनिया को सेव करने पर ज्यादा था, इसलिए तारा विल की बात नहीं मानती और नीना के साथ लैब जाने का फैसला करती है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ ये लोग कॉल्वे माइंस में जाते हैं। हाथी टनल तो हाई एल्टीट्यूड पे थी, यानी 8000 फीट की बुलंदी पर थी, जहाँ पर रिपर्स नहीं आ सकते थे, लेकिन बाकी हाथी टनल का हिस्सा बिल्कुल नीचे की तरफ था, जहाँ पे रिपर्स के होने का खतरा था। सबके बावजूद भी ये लोग इस टनल के अंदर बसते रहते हैं। यहाँ पर विल ने प्रोफेसर नीना को ये नहीं बताया था कि उसकी ये कंपास अंडरग्राउंड नहीं चलेगी। काफी घंटों के सफर के बाद इन्हें एक बुरी खबर ये पता चलती है कि टनल की दूसरी एंट्रेंस तो बंद थी। अब इन्हें यहाँ से दूसरी टनल का रास्ता लेना था। इतने घंटों का सफर दोबारा करते तो थक जाते। यहाँ पर एक शॉर्टकट भी था जो छोटी छोटी स्टेयर्स से होकर जाता था। ये लोग उसे इस्तेमाल करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि काफी ऐसे से ये भी बनती, तो यहाँ पर बहुत सी चिमगादड़ें थी, बैट्स थी, जो इनके ऊपर हमला करती हैं, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। फाइनली अब ये लोग एक दूसरी टनल में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आना इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक रीपर मौजूद था, जो जैसे बस इनका इंतजार ही कर रहा था। ये लोग जल्दी से अपने हेड्स पे लगी हुई लाइट को कवर कर चुके थे, ताकि रीपर इन्हें सेंस न कर पाए, लेकिन फिर भी रीपर ने इन्हें सेंस कर लिया था, जिससे बचने के लिए ये लोग अब टनल की दूसरी तरफ से भागने लग जाते हैं। और भागते हुए आगे आकर थोड़ी ही दूरी पर केटी ने एक ग्रेनेड भी ब्लास्ट कर दिया था, जिससे वो जानती थी कि रीपर तो नहीं मरेगा, लेकिन हाँ, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी उन तक पहुँचने की। और ऐसा करने में वो कुछ % कामयाब हो भी गए थे, लेकिन अब भी रीपर उनके पीछे पीछे था। इसमें इतना पीछे मुड़कर जल्द भी उनके ऊपर गोलियां चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी गोली रीपर के ऊपर असर नहीं कर रही थी। वे लोग इसे घर की दूसरी तरफ से रास्ता बनाते हुए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक और मर्तबा रीपर इसे यहाँ के अंदर अपनी टेल डालकर विल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पीछे था। लेकिन किसी तरह विल इस हमले से बच गया। टीटी सबसे आगे थे। जल्दबाजी में वो एक ऐसी टनल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक और रीपर मौजूद था, और इस बार रीपर ने उसके ऊपर कोई तरस नहीं खाया और उसे हमला करके मार डाला। हालांकि पीछे से ना से बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन सब नाकाम हो गया। आखिरी चॉइस पर बस नीना को वहाँ से बाहर निकलती हुई एक लैडर, एक सीढ़ी दिखाई दी, जिसके ऊपर चढ़कर वो और बिल यहाँ से चले गए, केटी को यहीं पर छोड़ गए, जिस बात का तो शायद अब इन्हें जिंदगी भर होने वाला था। अब ये लोग एक सेफ एल्टीट्यूड पे आ गए थे, यानी 8000 फीट से ऊपर, जहाँ कोई रिपर नहीं था। ये लोग यहाँ सेफ रह सकते थे, लेकिन नीना इस टाइम सेफ रहने को प्रायोरिटी नहीं देती, ताकि अपनी मिशन को प्रायोरिटी देती है, पर अपनी लैब्स की तरफ बढ़ने का फैसला करती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर थे जिसमें अब कोई इंसान नहीं रहता था। अपनी में से एक घर के अंदर बिल और प्रोफेसर नीना आ चुके थे। यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत कुछ था। नीना दोनों के लिए खाना बना दी। अब नीना विल को एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो डिफरेंट केमिकल्स के मिक्सचर से एक ऐसी बुरी तैयार कर सकती है जो उन रीपर्स को मार सकता है। नीना को लगा था कि इनके अंदर कोई मैग्नेटिक पावर्स जरूर है, पर एक खास केमिकल कॉम्बिनेशन की मदद से ये लोग उनके अंदर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को किसी बम की तरह डिस्ट्रॉय कर सकते थे, जिससे उन रीपर्स के मर जाने का 90% तक चांस है। दिल को उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था, और अब विल को तो इस बात को भी यकीन नहीं आ रहा था कि नीना की फ्रेंड यानी विल की वाइफ वो नीना की इस थ्योरी पे बिलीव करती थी। खैर अगले दिन ये लोग लैब की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला स्टॉप यहाँ पे विल ने एक हॉस्पिटल के पास किया था, जहाँ से उसे हंटर की मेडिसिन और फिल्टर्स लेने थे। इनका लिए वो आगे बढ़े थे, क्योंकि जानते थे कहीं न कहीं से इनका सामना रीपर से हो सकता है। लेकिन अभी तक प्रोफेसर नीना की कंपस ने इन्हें किसी भी मॉन्स्टर के यहाँ होने का इशारा नहीं दिया था। फाइनली विल को भी हंटर की मेडिसिन मिल जाती है, जिसका वो स्टॉक अपने बैग में रख लेता है, जितना वो रख सकता था। इसके बाद ये लोग तेजी से यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस हॉस्पिटल के अंदर कोई क्रीपर छुपा हुआ है, जिसे नीना के कंपास ने डिटेक्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो कंपास अब खराब हो चुका था। ये लोग तेजी से उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रीपर वॉइस तोड़ते हुए इनके ऊपर हमला करने लग जाता है। ये लोग यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर में फायर करके उस रीपर को कुछ देर के लिए धीमा कर देते हैं। अब मौका मिलते ही ये लोग यहाँ से भागकर सीधा नीना के लैब में जाते हैं, जहाँ पर नीना मैग्नीशियम ऑक्साइड के लैब को तैयार करने लगती है।
यहाँ पर विल को नीना के परिवार की फोटो मिलती है। अब नीना विल को बताती है कि मेरी टीम कोबाल्ट नाम के एक केमिकल से बैटरी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को 3 गुना तक बढ़ाने पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर रीपर्स का हमला हुआ और मेरा पूरा परिवार उसमें मारा गया। सादिया नीना विल को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे अब यहाँ पर रीपर्स को मारने के लिए और भी एक्सपेरिमेंट करने थे, जिसमें या तो विंड रीपर्स को मारेगी या खुद मर जाएगी। अब विल अपने बेटे हंटर की वजह से नीना की बात मानकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार टायर फट जाता है और वो पलट जाती है। वो दिल गाड़ी से उठकर ऊंचाई की तरफ भाग रहा था और छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रीपर ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। यहाँ विल उन पर कई गोली चलाता है और आखिर में हार मानने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक गोली आकर रीपर को लगती है और वो नीचे गिर जाता है और तभी रीपर में एक जोरदार धमाका होता है और वो फट जाता है और ये गोली नीना ने चलाई थी। यानी कि नीना ने इन्हें मारने का तरीका खोज लिया था। कोबाल्ट की मदद से अब यहाँ पर मौजूद जितने भी रीपर्स थे, नीना एक एक करके उन सभी को मारने लगते हैं और यहाँ पर इन रीपर्स के टुकड़े देखकर नीना और विल समझ जाते हैं कि ये रीपर्स कोई असली क्रिएचर नहीं थे, बल्कि ये मशीन थे जो कि ना खाते थे, ना सांस लेते थे और ना सोते थे। इनका टारगेट सिर्फ इंसानों को ही खत्म करना था। वो 8,000 फीट से ऊपर नहीं जा पाते थे क्योंकि शायद उन्हें ऐसा ही बनाया गया था, लेकिन आखिर इन्हें किसने बनाया, इसके जवाब में वो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं। अब क्योंकि बचे हुए सभी लोगों को पता लग चुका है कि इन रीपर्स को कैसे मारना है, इसलिए वो ग्रुप्स में निकल पड़ते हैं इन रीपर्स का शिकार करने के लिए। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।